दूसरी एक सक्सेस स्टोरी बताएंगे हम आपको प्रोसेसिंग के लिए। ये हमारे जो संजीव जी हैं हरियाणा का, ये मैं आपको केस बताऊंगा। 20,000 रुपए की नौकरी के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया 2014 से पहले। फिर 2014 में इन्होंने एनडीआरआई में एक प्रशिक्षण लिया और एक अपना यहीं पर इंक्यूबेशन सेंटर में रह करके थोड़ा मार्केटिंग भी किया। फिर एक प्लांट लगाया, कुछ गवर्नमेंट से भी सहायता मिली और हमने भी, हमारे वैज्ञानिकों ने इनको प्लांट लगाने में बहुत सहायता की। आज के दिन ये 24 लाख रुपए, लगभग 24 लाख रुपए प्रति वर्ष की इनकी आमदनी। इन्होंने अपने फार्मर्स मेंबर्स जोड़े। अभी कुछ किसान भाई या कुछ ऐसे मजदूर भाई भी हो सकते हैं उनमें, जो पशुपालन करना चाहते हैं लेकिन उनको उनका दूध बिक नहीं रहा है। कुछ ऐसे हैं जो इसका प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। जब तक आप पैदावार को प्रोसेसिंग के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक इसमें आपका जो प्रॉफिट है वो नहीं बनेगा। प्रॉफिट बनाने के लिए मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, हमें छोटे छोटे ग्रुप बनाने चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके हम इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। एक ग्रुप ऐसा हो जो पैदावार करे, दूसरा ग्रुप ऐसा हो जो उसका विपणन करे, मार्केटिंग करे। हम इसमें एक ग्रुप और भी बना सकते हैं, 2-3 ग्रुप बना सकते हैं। तीसरा ग्रुप ऐसा हो सकता है जो प्रोसेसिंग करे। हमने हरियाणा में यहाँ पर कुछ गांव में महिलाओं को ट्रेनिंग दी और वो आज महिलाएं ब्याह शादियों में और अन्य ऐसे जैसे भी कोई सीजन आता है तब पनीर बनाते हैं, खोआ बनाते हैं, बर्फी बना करके, लड्डू बना करके जो शहरों के अंदर बेचने के लिए आते हैं। अभी महिलाएं बाहर आकर के मार्केटिंग भी करने लगी है। तो ये महिलाओं के उत्थान के लिए एक बहुत बढ़िया व्यवसाय है। अभी इसके अंदर आप कंट्रैक्टर भी बन सकते हैं। कुछ लोग जो है ना दूध की सप्लाई करें, क्योंकि जब तक पूरी वैल्यू चेन एस्टेब्लिश नहीं होगी तब तक आपको उचित लाभ नहीं मिलेगा। मैंने ये बार बार आपको बताया है। और फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, बैंकों के साथ जुड़ करके बहुत सारे ऐसे आजकल बैंकों के व्यवस्थाएं चल रही हैं जहां पर लोन मिलता है, सब्सिडी भी है। और जो देसी गायें हैं उनके ऊपर आपको 20 से 30% की सब्सिडी मिलती है। ये सब्सिडी अनेक जो राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा निर्धारित की जाती हैं। फिर आपको नए नए आयाम ढूंढने पड़ेंगे, कहाँ सेल करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा उचित दाम मिले। इसके लिए आपको उद्यमी बनना पड़ेगा। उद्यमी की एक ये विशेषता है कि वो समय समय पर आपके बाजार का आंकलन करता रहता है और उसके अनुसार, डिमांड के अनुसार ही अपने उत्पाद को बदल लेता है और उसके अंदर रिस्क, जोखिम उठाने की क्षमता भी रहती है। तो हमें एक अच्छा उद्यमी बनने के लिए ये जो जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, उद्यमिता के कैरेक्टर्स हैं, वो अपने अंदर लाने पड़ेंगे। सर्वप्रथम अपने टेक्निकल नॉलेज लेनी पड़ेगी, कैसे इसको शुरू किया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगाना है, प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर लगाया जाए, उसकी कैसे हम ये निर्धारित करें कि प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ ठीक रहेगा। सबसे पहला जो इसका क्राइटेरिया है कि उस क्षेत्र में दूध उत्पादन हो, नंबर 1। नंबर 2, फिर वहां पर आपको लोकल, वहां पर आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी भी सेल हो। तीसरी बात यह है कि इसके अंदर कौन कौन सी मशीनरी लगेगी, किस कैपेसिटी की मशीनरी लेकर के आना है, रेफ्रिजरेशन की कितनी जरूरत है, कितने समय तक ठंडा करना है, फिर इसके प्रोडक्ट कौन कौन से बनाने हैं, प्रोडक्ट बनाने के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी क्या विधियां हैं। इनके लिए, सभी के लिए हमारे एनडीआरआई में, जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है और आप प्रशिक्षण लें और इस पे अपना व्यवसाय शुरू करें। हमने कुछ पूरे देश में 7 राज्यों से आंकड़े इकट्ठे किए, जिसमें देखा कि भाई डेयरी फार्म क्या एक सही में लाभकारी व्यवसाय है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, हमने सुना भी है जब हम गए हैं फील्ड में, तो नहीं जी डेयरी में तो कोई लाभ नहीं है, ऐसा भी सुनने को आता है।
यदि आप उसको वैज्ञानिक तरीके से नहीं करेंगे, यदि आप अपने उत्पाद को मार्केट के साथ नहीं जोड़ पाएंगे, तो हो सकता है कि आपका व्यवसाय ये लाभ ना दे। तो हमने इसलिए ये देखने के लिए क्या वाक्य में डेयरी उत्पादन एक लाभकारी व्यवसाय है कि नहीं है, 7-8 राज्यों से हमने आंकड़े इकट्ठे किए। ये कुछ पाया कि जो डेयरी फार्म है, यहाँ 48% जो डेयरी फार्म से 3 से 10 साल पुराने थे और उनके पास जो पशु थे 85 पशु लगभग औसतन वो रखे हुए थे और 450 लीटर प्रतिदिन जो दूध उत्पादन था। एक बात ये आपको जरूर बताना चाहेंगे कि पशु जो दुधारू पशु है, ऐसा पशु लें जिसकी उत्पादकता ज्यादा हो, मतलब जो ज्यादा दूध दे। यदि आपका पशु 3000 लीटर प्रति जो एक सीजन में 3000 लीटर से कम दे रहा है तो आपका व्यवसाय लाभकारी नहीं होगा। यहाँ पर इसमें हमारा 4200 लीटर प्रति एनिमल एक लैक्टेशन मीन्स एक सीजन के अंदर दूध दे रहे थे, तो ये बहुत ही लाभकारी रहे। हम कुछ उनकी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में आपसे थोड़ा सा शेयर कर रहे हैं कि भाई उन्होंने कहाँ से इसके जो उत्पादकता के बारे में कहाँ से ट्रेनिंग लिया, हेल्थ के बारे में कुछ लोगों ने ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग के बहुत सारे सोर्स हैं, प्रत्येक राज्य के अंदर कृषि विश्वविद्यालय है, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं, हर एक राज्य के अंदर, जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर पालमपुर के अंदर है, पंजाब के अंदर लुधियाना में है, हरियाणा के अंदर आपको बताएं हिसार में। ये सब चीजें आपको सारी इंफॉर्मेशन पहले, सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमें पशु कहाँ से खरीदना है। पशु आप अपने साथी से भी खरीद सकते हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ से भी खरीद सकते हैं। आज के दिन मार्केट के अंदर बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपको पशु आपके यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात है कुछ एजेंट्स इसमें चीटिंग भी कर सकते हैं। आपको ज्ञान होना चाहिए कि पशु कितना दूध दे रहा है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और आप ये कितना खाना खाता है। ये सारी आपको ज्ञान लेकर के आप उसका कद और काठी जिसको हम बोलते हैं उसको ध्यान में रखते हुए और उसका उत्पादन को ध्यान में रखते हुए उसका मूल्य लगाएं। पशु बेलाज लगते हैं, पशु मेला के अंदर भी आपको बड़े ध्यान से उसको पशु को खरीदना पड़ेगा। आज के दिन भारत सरकार द्वारा एक वेबसाइट भी बनाई गई है जिसके ऊपर आप पशुओं का अपना विवरण दे सकते हैं और उससे खरीद पशु ई मार्केटिंग चैनल के नाम से है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। आज के दिन वो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हो गया है। तो हम ये कहते हैं कि सबसे जो मुख्य बात ये है कि हमें पशु को, अच्छे पशु को खरीदना है। फिर उसके बाद कौन सी लैक्टेशन में खरीदना है, पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी। यदि उसकी लैक्टेशन मतलब ब्यात इसको हिंदी में बोलते हैं, कि यदि 5वां ब्यात के बाद आप खरीदेंगे तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं। आप यदि दूसरे ब्यात से लेकर के 5वें ब्यात तक के आप यदि पशु को खरीदते हैं तो बहुत ज्यादा उत्पादकता रहेगी और इससे आपको पशु भी मिलेंगे जिसको हम आगे बेच सकते हैं। तो ये दो मुख्य बातें हैं कि पशु कहाँ से खरीदना है, कौन से ब्यात का खरीदना है। फिर ट्रांसपोर्ट करने में यदि आपको आपके नजदीकी गांव से मिल जाता है तो अच्छा है, दूर से लेकर के आना है तो ट्रांसपोर्ट कैसे करना है ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। कुछ लोग पशु का जब ट्रांसपोर्ट करते हैं, इधर से उधर लेकर के जाते हैं तो उसमें बहुत सारा जोखिम उठाना पड़ता है। कई यहाँ तक भी कि हमने पाया है कि पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है, इसलिए ट्रांसपोर्ट करते समय भी उसका बहुत ध्यान रखना है। ये जो हमने आंकड़े कलेक्ट किए हैं इसमें ये पाया गया है, हमने 50 फार्मों से आंकड़े कलेक्ट किए हैं जिसमें पाया गया है कि जो औसतन पैदावार प्रतिदिन है प्रति पशु वो 14 से 16 लीटर तक, 15 से 16 लीटर तक पाई गई है, जो भारत देश में औसतन पैदावार से दुगने से भी अधिक है। इसका मतलब ये है कि यदि आप इसको व्यवसाय के रूप में करेंगे तो आप अपनी पैदावार ज्यादा लेंगे।
वैज्ञानिक तरीके से उसका पालन पोषण करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से रख रखाव करेंगे, उसका जो घर है, उसकी जो हाउसिंग है वो वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, जितनी उचित मात्रा में उसको फीड और पाउडर देंगे, पानी उसको उचित मात्रा में मिलेगा, तो उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। हमारे जितने भी ये फार्म थे जिनको हमने प्रशिक्षित किया था, जो एनडीआरआई से ज्ञान लेकर के गए थे, फिर उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया, उनके फार्म की पैदावार पूरे देश की पैदावार से दुगनी है। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि ये व्यवसाय करने से पूर्व आप एनडीआरआई या आपके नजदीक किसी भी शिक्षण संस्थान में, शोध संस्थान में यदि डेयरी के ऊपर कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा हो तो आप अपना प्रशिक्षण लें, उसके उपरांत ही इसको अपना व्यवसाय को शुरू करें। फिर आय और व्यय का लागत देखना भी बहुत जरूरी है। हमने देखा कि जो क्रॉस ब्रीड हैं, कुछ इंडिजीनियस हैं, कुछ बुफेलो है। क्रॉस ब्रीड की उत्पादकता बहुत अधिक होती है, तो यहाँ पर लीटर जो उत्पादन लागत है वो कम आती है, वो 21 रुपए से शुरू होकर के 22-23 रुपए तक पहुंच जाती है। जो इंडिजीनियस गाय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी जो लागत है, प्रति लीटर लागत है, वो 33-34 रुपए के आसपास आती है। लेकिन आज के दिन इसकी बाजार में बहुत मांग है इस दूध की, और आप इसको 50-60 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक, जैसे आपके उपभोक्ता पे कर सकते हैं, उसमें बेच सकते हैं। गाय भैंस का दूध की लागत भी 28-29 रुपए के आसपास इसकी लागत आती है। ये अनुमान लगाना बहुत जरूरी है। हमारा जो किसान भाई है, जो उद्यमी है, वो आय और व्यय का अनुमान नहीं लगाता है, और इसीलिए कई बार वो अपने इस व्यवसाय में जोखिम उठा लेता है, उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप अपना जितनी भी लागत लगती है उस लागत का पूरा विवरण नोट करें। उसके बाद उससे आपको आमदनी कितनी हुई है, सीजन के हिसाब से, महीने के हिसाब से और पूरे वर्ष के हिसाब से आमदनी का आंकलन करें। फिर ये देखें कि कमी कहाँ रही है, इस आमदनी को और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसमें कहाँ कमियां रही हैं, क्या पैदावार में कमी रही है या हमारे विपणन में कमी रही है। जहां तक हमारा अनुभव है वो ये कहता है कि किसान पैदावार कर लेता है, चाहे मजदूर वर्ग हो, क्योंकि पशुपालन उनका पुराना व्यवसाय रहा है, पूर्वज इसको करते रहे हैं, लेकिन वो मार्केटिंग नहीं कर पाता है, मार्केटिंग में कुशलता नहीं है। तो आपको निपुण होना पड़ेगा। आप कौन कंज्यूमर आपको अधिक मूल्य दे रहा है और वहां तक पहुंचने में कितनी लागत है, मार्केटिंग में भी लागत है। तो वो सारी चीजें निकालने के बाद आपको कहाँ ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। हमने 6 चैनल जिसमें अध्ययन किया, जिसमें सीधे तौर पर आप कंज्यूमर को दे सकते हैं, वेंडर्स हैं, आजकल बहुत सारे वेंडर्स हैं, मिडलमैन हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, अस्पताल हैं जहां पर दूध जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत बड़ा अच्छा योगदान दे रही है, प्राइवेट प्रोसेसिंग यूनिट्स भी आजकल बहुत आगे आ रहे हैं। हमने देखा कि औसतन रूप से 41-42 रुपए जो प्रति लीटर दूध सीधा तौर पर कंज्यूमर को दिया जा रहा है। वेंडर्स थोड़ा सस्ता लेता है, दूधिया सस्ता लेता है, क्योंकि उसका बीच में उसने मार्जिन बनाना होता है, फिर वो आगे उपभोक्ता के पास लेकर के जाता है। और प्राइवेट एजेंसीज भी आपको 30-34 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दे देती है। तो मार्केट, यदि आपको मार्केटिंग का ज्ञान हो गया है, आपको उपभोक्ता की पहचान है, क्या आपको प्रोसेसिंग करना चाहिए या सीधे तौर पे आपने दूध बेचना चाहिए, यदि इस चीज में आप पारंगत हैं तो आपकी आय बढ़ सकती है। मार्केटिंग करते समय एक चीज का बड़ा मुख्य रूप से ध्यान देना है की बात है कि मार्केटिंग में ये आपकी ही चॉइस नहीं है, ये उपभोक्ता की भी चॉइस है कि वो आपसे लेना चाहता है कि नहीं।
इसलिए आपको अपनी जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हमने ये देखा कि आप जब कंज्यूमर के पास जाते हैं या स्वीट्स शॉप के पास दूध बेचने जाते हैं, प्राइवेट पे जाते हैं, तो यहाँ पर उसकी कितनी लागत लगती है, उससे औसतन प्राइस मूल्य कितना मिलता है और शुद्ध लाभ कितना होता है। जब हम शुद्ध लाभ की बात करते हैं तो हम कंज्यूमर के पास जाते हैं तो 7.5 रुपए तक का शुद्ध लाभ उसको मिलता है। यदि उत्पादन लागत और विपणन लागत दोनों को घटाने के बाद हमें 7-7.5 रुपए का जो लाभ है वो मिलता है। यदि आप कोऑपरेटिव के पास जाएंगे तो आपको 2 रुपए का लाभ मिलेगा। यदि प्राइवेट के पास जा रहे हैं तो 5.5 रुपए का लाभ मिलेगा। स्वीट शॉप के पास जा रहे हैं तो 4.5 रुपए का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से यदि आप वेंडर के पास जा रहे हैं तो आपका लाभ थोड़ा कम हो जाता है, 6-7 रुपए के। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं लागत भी ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यदि आप कंपैरिजन करेंगे तो 26 रुपए लीटर के दूध से आ रहे हैं यदि आप कंज्यूमर को दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है वो विश्वास जब करता है जब आपके फार्म पे आता है कि आपको दूध सही मिल रहा है। आप अपने फार्म को अच्छा रखें, उसमें हाइजेनिक प्रैक्टिसेस को यूज करें, अच्छी जो क्लीन मिल्किंग की प्रैक्टिसेस हैं उनका प्रयोग करें, तभी आप अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे और उपभोक्ता आपके जो उत्पाद है उसका अधिक मूल्य दे पाएंगे। फिर फूड सेफ्टी की हमने बात की। फूड सेफ्टी में हमने 4 कंपोनेंट यहाँ पर लेकर के सर्वे किया कि मिल्क हाइजेनिक कितनी है, हैंडलिंग, मिल्क हैंडलिंग में क्या क्या करते हैं लोग, एनिमल हेल्थ केयर कैसा है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैसे करते हैं। इनका सीधे तौर पे मैं क्यों आपको ये बताना चाहता हूँ, इसका मेरा पर्पज ये है बताने का, सीधे तौर पे इसका मूल्य से संबंध है। हमने पाया गया है जहां पर अच्छी फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस का अडॉप्शन हुआ है वहां पर प्रॉफिट ज्यादा है, उन यूनिट्स का प्रॉफिट ज्यादा